नमस्कार। इंडिया एट 6 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनीता और रोज की तरह मैं लेकर आई हूं कोरोना वायरस पर, लॉकडाउन पर और मजदूरों के संकट पर, यानी कि देश में इस वक्त क्या चल रहा है उससे जुड़ी 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया का ताजा अपडेट मैं आपको बताऊंगी। कोरोना के मामले कितने बढ़ गए हैं, क्या रिकवरी रेट है, मृत्यु दर कितनी है भारत में, और साथ ही पूरी दुनिया में इस वक्त अलग अलग देशों में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। साथ ही हम बात करेंगे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार को सलाह दी है। लॉकडाउन से जुड़ी, किसानों से जुड़ी उन्होंने बातें कही। साथ ही मजदूरों के बारे में भी उन्होंने बात कही और कहा कि गरीब और मजदूरों के हाथ में पैसा देना चाहिए, उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगी। और साथ ही जो बड़ी खबर है उसके बारे में बात करेंगे। मजदूरों का संकट लगातार बना हुआ है। लॉकडाउन 25 मार्च को देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, माफ कीजिएगा, लगा था 25 मार्च से लेकर अब तक 40 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद देश में मजदूरों का संकट कम होता नजर नहीं आ रहा है। और आए दिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं से ऐसी खबरें आ जाती हैं कि मजदूर जो हैं वो सड़क दुर्घटना में मर गए हैं, रेल दुर्घटना में मारे गए हैं, या वो स्टारवेशन से, भूख से, प्यास से उनकी मौत हो गई है। तो वो संकट जो मजदूरों का बढ़ता जा रहा है, आज औरंगाबाद की जो घटना है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। और साथ ही कल आंध्र प्रदेश में जो गैस लीक का मामला हुआ था, जो घटना घटी थी, उस पर जो ताजा अपडेट है वो भी मैं आपको दूंगी। एनजीटी ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भेजा है, साथ ही कंपनी पर पेनल्टी भी लगाई है, तो उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगी। लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, और जो मजदूरों के संकट के बारे में बात कर रही थी उसके बारे में मैं आपको ज्यादा जानकारी देती हूँ। महाराष्ट्र में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। औरंगाबाद में मालगाड़ी की चपेट में आने से 16 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। ये दुर्घटना आज सुबह 5:30 बजे के करीब परभनी मनमाड़ रेल सेक्शन पर बदनापुर और करमाड़ रेलवे स्टेशन के बीच हुई। करमाड़ पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि ये सभी मजदूर, तकरीबन 20 मजदूर थे और वो लोग मध्य प्रदेश जा रहे थे। वो रेल पटरी के साथ साथ चल रहे थे और थकान की वजह से वो पटरी पर ही सो गए थे। ये सभी औरंगाबाद के पास जालना की एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे। ये लोग जालना से भुसावल की तरफ जा रहे थे। खबरों के मुताबिक किसी ने इन मजदूरों को बताया था कि भुसावल से इनको इनके गृह राज्य के लिए ट्रेन मिल सकती है, लेकिन इन्होंने 30 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय की पैदल पैदल, और इसके बाद थकान की वजह से ये लोग पटरी पर ही लेट गए। सुबह 5:30 बजे के करीब जब एक मालगाड़ी वहां से गुजरी तो इन मजदूरों को संभलने का मौका भी नहीं मिला और मौके पर ही 14 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूरों की मौत अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। अभी भी 4 मजदूर जो हैं वो घायल हैं। इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने, बहुत सारे नेताओं ने अलग अलग बातें कही हैं, लेकिन रेल मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि इस संबंध में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि साउथ सेंट्रल जोन के रेलवे सेफ्टी कमिश्नर राम कृपाल इस दुर्घटना की स्वतंत्र जांच करेंगे। इन सब के बीच में, ये तो सिर्फ औरंगाबाद की घटना है, वहीं आज लखनऊ से भी एक ऐसी ही खबर सामने आई। और लखनऊ में आज एक मजदूर और उसकी पत्नी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस मजदूर के दोनों बच्चे फिलहाल गंभीर हालत में हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। लखनऊ में ही उनका इलाज चल रहा है। ये मजदूर अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ साइकिल से छत्तीसगढ़ जा रहा था। रास्ते में किसी वाहन ने इन्हें टक्कर मार दी। ये दुर्घटना लखनऊ के शहीद पथ पर हुई है। बता दें कि लॉकडाउन के बाद से, यानी कि 25 मार्च के बाद से लॉकडाउन को तीसरा फेज अभी चल रहा है, 40 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन हमने देखा कि मजदूरों का संकट जस का तस बना हुआ है। सरकार ने श्रमिक ट्रेनें चलाई। आज ही गृह मंत्रालय ने बताया कि 200 से ज्यादा ट्रेनें अब तक चलाई जा चुकी हैं। 2.5 लाख से ज्यादा मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजा जा चुका है। लेकिन उसके बावजूद हम लगातार ये देख रहे हैं कि चाहे लॉकडाउन का पहला फेज हो या तीसरा चरण हो, लगातार बड़ी तादाद में मजदूर पलायन कर रहे हैं, और वो भी पैदल पैदल वो अपनी गृह राज्यों की ओर लौट रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता वो लोग पैदल तय कर रहे हैं। और ऐसे में हमने देखा कि बहुत सारी सड़क दुर्घटनाओं की खबरें लगातार सामने आई, जिसमें मजदूरों ने दम तोड़ दिया और साथ ही भूख और प्यास से भी उनकी मौत हो गई। थोड़े दिनों पहले ही मैंने आपको बताया था कि लॉकडाउन के फर्स्ट फेज में, यानी कि 25 मार्च से 14 अप्रैल तक ही तकरीबन 22 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो गई थी सड़क दुर्घटनाओं के मामले में। इससे से जुड़ी जानकारी मैं आपको दूंगी।
एक रिपोर्ट सामने आई है और आपको जानकर हैरानी होगी कि लॉकडाउन के जो पहले 2 फेज हैं, यानी कि 25 मार्च से लेकर 3 मई तक 2 चरण हुए लॉकडाउन के, और उसमें पूरे देश भर में 600 सड़क दुर्घटनाएं हुई और इन 600 सड़क दुर्घटनाओं में 140 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 30% मजदूर थे, यानी वो लोग थे जो पैदल पैदल अपने गृह राज्य को जा रहे थे। यानी कि लॉकडाउन के 2 चरणों में 42 से ज्यादा मजदूरों की मौत हुई है सड़क दुर्घटनाओं में। और ये रिपोर्ट कल ही आई है, ये रिपोर्ट आई है सेव लाइफ फाउंडेशन की तरफ से। हालांकि अभी तक मजदूरों की मौत पर कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है, किसी के पास भी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि पूरे देश में कितने ज्यादा मजदूरों की मौत हो गई है, चाहे वो डिहाइड्रेशन से हुई हो, भूख से हुई हो, या फिर सड़क दुर्घटनाओं में हुई हो। तो इस तरीके से मजदूरों का जो संकट है वो लगातार बना हुआ है। और आपको याद होगा कि वर्ल्ड बैंक ने खुद कहा था कि भारत में एकदम से लॉकडाउन लगाने के चलते लाखों मजदूरों के ऊपर संकट मंडरा गया, उनकी रोजी रोटी का संकट मंडराया, और साथ ही बड़ी संख्या में, लाखों की तादाद में मजदूरों ने एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन किया। एक कमेंट आया है, दीपक उपाध्याय लिख रहे हैं, This is a picture from Aurangabad train accident site. You can blame Nehru for this accident in which 18 migrant workers going back their home lost their lives. But for me, only one man is responsible. दीपक का कहना है कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, इन मजदूरों की मौत के लिए। और सिर्फ दीपक ही नहीं, लगातार बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक का उदाहरण दिया, विश्व बैंक ने भी मोदी सरकार को लेकर ये एक बड़ा सवाल उठाया था कि कैसे आपने एकाएक लॉकडाउन लागू कर दिया। कल ही मैंने आपको एक आरटीआई के हवाले से बताया था कि देश में जो केंद्रीय श्रम मंत्रालय है उसके पास ये जानकारी ही नहीं है कि इस वक्त देश के जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए प्रवासी मजदूर हैं उनकी संख्या कितनी है। यानी कि सरकार जो दावे कर रही है कि हम ट्रेन चला रहे हैं, मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचा रहे हैं, हर राज्य में उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है, क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं, लेकिन बात यह है कि जब सरकार को ये पता ही नहीं है कि लॉकडाउन के बाद से किस राज्य में कितने प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं, तो फिर चाहे कितनी सारी भी व्यवस्थाएं की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक कमी साफ नजर आती है। और लॉकडाउन के बाद से हमने देखा कि एक संवाद की कमी, चाहे वो राज्य सरकारों के बीच में हो या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में हो या आम लोगों और सरकार के बीच में, कहीं ना कहीं एक भरोसे की कमी जो है वो नजर आती है। और इसके चलते ही मजदूरों का संकट लगातार गहराता जा रहा है भारत में, और इतने सारे मजदूरों की अब तक मौत हो चुकी है। जैसा कि मैंने उस रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 2 चरणों में, शुरुआती 2 चरणों में, यानी कि सिर्फ 14 अप्रैल तक देश में 42 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो गई, सिर्फ और सिर्फ सड़क हादसों में। ये डेटा सिर्फ सड़क हादसों का है। तो मजदूरों का संकट लगातार बना हुआ है। और चूंकि मजदूरों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, और उन्होंने भी मजदूरों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार को गरीबों और मजदूरों के हाथ में पैसा देना चाहिए, 7500 रुपए हर गरीब और मजदूर को सरकार को देना चाहिए, यानी कि जो न्याय योजना की तर्ज पर लोगों को पैसा देना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार को लॉकडाउन को लेकर क्या सरकार की रणनीति है, कोरोना से निपटने के लिए सरकार किस तरह की तैयारी कर रही है, क्या प्लान है, इसकी जानकारी लोगों को बतानी चाहिए। इसमें जो पारदर्शिता है वो आनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को शुरू से ही पारदर्शिता अपनानी चाहिए थी, ये समझाना चाहिए था कि किन क्षेत्रों में लॉकडाउन खोला जाएगा, क्योंकि ये देखा गया कि बहुत बड़े तबके, यानी कि गरीब और मजदूर वर्ग को, बहुत बड़े तबके को लॉकडाउन के चलते परेशानी उठानी पड़ी। और मैं आपको बता दूं कि देश में 12 करोड़ से ज्यादा वो लोग हैं जो मजदूर वर्ग में आते हैं, जो मजदूर तबके में आते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र, जो कि मैंने भी आपको कहा कि संवाद की कमी साफ साफ नजर आती है,
एक कोऑर्डिनेशन की कमी, समन्वय की कमी जो है वो भी नजर आती है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये बात कही कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में, अलग अलग राज्य सरकारों के बीच में, और जो आम लोग हैं और सरकार, उनके बीच में कहीं ना कहीं संवाद की कमी, समन्वय की कमी जो है वो नजर आती है। और लोगों में अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि आखिर किस जोन में क्या चीजें खुली हुई हैं, कहां पर लॉकडाउन खुला हुआ है, कहां पर लागू है, क्या गाइडलाइंस हैं। इसको लेकर तमाम तरह का कंफ्यूजन अभी भी आम लोगों में बना हुआ है। राहुल गांधी ने साफ किया कि ये वक्त, ये समय सरकार की आलोचना करने का नहीं है, बल्कि गरीब मजदूर वर्ग पर ध्यान देने का है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जैसा कि आईएलओ ने भी कहा था कि 150 करोड़ लोगों की नौकरियां जा सकती है पूरी दुनिया में। भारत में भी बेरोजगारी दर 27.11% पर पहुंच गई है, यानी बेरोजगारी दर भी लगातार बढ़ती जा रही है। जिन लोगों के पास ऑलरेडी नौकरियां हैं उनकी नौकरियां भी जाने का खतरा अब बढ़ गया है। लोगों की सैलरियां कट हो रही हैं। एविएशन सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित है, एविएशन और मैन्युफैक्चरिंग। यहां पर बड़ी तादाद में लोगों की नौकरियां जा रही हैं, रोजी रोटी का संकट मंडरा गया है। ऐसे में राहुल गांधी ने भी आज ये बात उठाई और उन्होंने कहा कि जो जॉब क्रिएटर्स हैं उनको हम डूबने के लिए छोड़ दें, ये सही नहीं है। उनके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की वेज प्रोटेक्शन स्कीम लानी होगी। और साथ ही एमएसएमई सेक्टर, जिसका जिक्र मैं लगातार करती आई हूं कि एमएसएमई सेक्टर पर पहले से नोटबंदी और जीएसटी की मार पड़ी और अब लॉकडाउन के चलते बिल्कुल ठप हो चुका है एमएसएमई सेक्टर, ऑलरेडी वो मंदी में चल रहा है। तो उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम सुनिश्चित करनी होगी। ये राहुल गांधी ने पीएम मोदी को आज सुझाव दिया। और सिर्फ राहुल गांधी ही, लगातार देश के जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज की तरफ से भी और जो अर्थशास्त्री हैं वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि एमएसएमई इंडस्ट्रीज की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और एमएसएमई इंडस्ट्रीज के लिए सरकार को एक राहत पैकेज का ऐलान करना चाहिए। हालांकि बीच में ये खबरें आई थी कि जल्द ही सरकार कोई राहत पैकेज दे सकती है एमएसएमई को, लेकिन उस पर क्या हुआ इसका कोई अपडेट नहीं है। तो लगातार सरकार की तरफ से भी मंथन हो रहा है, लेकिन जरूरी ये है कि ऑलरेडी लॉकडाउन को 40 दिन हो चुके हैं, आर्थिक गतिविधियां ठप हैं, अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ जा रही है। तो ऐसे में एमएसएमई यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है देश की, एमएसएमई सेक्टर, उसको बचाने की जरूरत है और उसके लिए सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए का जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है वो सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है, तो किसानों को मदद पहुंचाने के लिए तुरंत उन्हें 10,000 रुपए दिए जाएं। और साथ ही राहुल गांधी ने एक बड़ी बात भी कही जो कई सारी राज्य सरकारें लगातार ही उठाती आई हैं कि राज्य सरकारों के पास वित्तीय संसाधनों की कमी है, उनके पास पैसे नहीं है। राज्य सरकार, चाहे वो राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो या तेलंगाना हो, बहुत सारी राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से मदद मांगी थी, वित्तीय मदद मांगी थी, लेकिन अभी भी ज्यादातर मुख्यमंत्रियों का ये कहना है कि उन्हें कोई मदद नहीं मिली है केंद्र की तरफ से। तो आज राहुल गांधी ने भी ये बात उठाई और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को राज्यों पर भरोसा करने की जरूरत है, राज्यों को पैसा देने की जरूरत है और जो जिला स्तर है और जो राज्य स्तर है उनसे कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है। एक होकर ही कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। और अब अगली खबर की ओर बढ़ूंगी और कल जो बड़ी खबर आई थी, कल आंध्र प्रदेश में गैस लीक का जो हादसा हुआ था उस पर क्या अपडेट है वो जानकारी मैं आपको दे देती हूं। आंध्र प्रदेश गैस लीक मामले में एनजीटी ने आज केंद्र सरकार, आंध्र प्रदेश की जो राज्य सरकार है वो, एलजी पॉलीमर्स इंडिया कंपनी और साथ ही केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड यानी कि सीपीसीबी को नोटिस जारी किया है। साथ ही इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच के लिए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश हैं उनकी अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति को अपनी रिपोर्ट एनजीटी को 18 मई तक सौंपनी होगी। वहीं एनजीटी ने एलजी पॉलीमर्स कंपनी पर पेनल्टी के तौर पर उनको ये बोला है कि 50 करोड़ रुपए वो विशाखापट्टनम का जो जिला मजिस्ट्रेट है वहां पर जमा कराएं। आपको बता दें कि एनजीटी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी और एनजीटी से पहले ही गुरुवार को ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी आंध्र प्रदेश और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। उससे पहले आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में भी मामला पहुंच चुका है और हाईकोर्ट ने भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस यानी कि स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था और पूछा था कि कैसे, आखिर कैसे रिहायशी इलाके में
प्लांट बनाने की जो इजाजत है वो किसने दी, आखिर किसने इजाजत दी उस कंपनी को रिहायशी इलाके में प्लांट बनाने की। आपको बता दें कि कल तकरीबन सुबह 3:30 बजे के करीब ये हादसा हुआ, जब विशाखापत्तनम में एक मल्टीनेशनल कंपनी के केमिकल प्लांट में जहरीली गैस लीक हो गई, स्टाइरिन गैस लीक हो गई थी, और इसके चलते एक बच्चे समेत 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 800 से ज्यादा लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, और इसके साथ ही 25 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इस मामले में कंपनी प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने इस घटना में जो लोग मारे गए उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए बतौर राहत देने की घोषणा भी की। लेकिन इन सब के बीच, इस पूरी घटना के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, और इंडियन एक्सप्रेस ने आज एक रिपोर्ट की है। उस रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको बता रही हूं कि 1997 से लेकर साल 2019 के बीच में एलजी पॉलीमर्स कंपनी के पास पेट्रोकेमिकल प्लांट के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं था, और ये बात कंपनी ने खुद स्वीकार की है। कंपनी ने स्टेट लेवल एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी यानी कि SEIAA को सौंपे गए हलफनामे में ये बात स्वीकारी है कि 10 मई 2019 तक उत्पादन की मात्रा को मान्य देने वाली वैध मंजूरी उनके पास नहीं थी, यानी कि कंपनी के पास एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं था। और लॉकडाउन के बाद ये फैक्ट्री खुली और इतना बड़ा हादसा हो गया। बाबूराम जी लिख रहे हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट ने बारीकी से मजदूर प्रवासी की लिस्ट बनाकर एक तय समय के साथ प्रवासियों को गांव बुलाया, ट्रेन की व्यवस्था की, फिर भी प्रॉब्लम वैसी ही है। महाराष्ट्र और गुजरात का बॉर्डर देख लीजिए। बाबूराम जी, महाराष्ट्र और गुजरात बॉर्डर का आप क्या एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं, ये मैं जरा समझना चाहती हूँ। अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग तरीके से कदम उठा रही हैं, लेकिन बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि संकट या प्रॉब्लम अभी भी वैसा का वैसा बना हुआ है, उसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, राज्य सरकारें भी सिर्फ अनुमान लगा रही हैं कि उन 6 लाख या उससे ज्यादा उनके जो मजदूर हैं वो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, या इतने लाख मजदूर फंसे हुए हैं। लेकिन बात यह है कि कितने मजदूर फंसे हुए हैं इसका डेटा उनके पास उपलब्ध नहीं है, और जब तक आंकड़े उपलब्ध नहीं होंगे कि आखिर कितने मजदूर किस राज्य में फंसे हुए हैं, तब तक उनके लिए कितनी भी व्यवस्थाएं कर दी जाएं वो कम है। और साथ ही श्रमिक ट्रेनें, जैसे आज ही कर्नाटक ने कहा कि बहुत सारे राज्यों को हमने ये बोला है कि वो परमिशन दे दें, उनके यहाँ मजदूर भेज देंगे, लेकिन दिन में सिर्फ 5 ट्रेनें ही चल सकती हैं। ऐसे में हम कितने मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाएंगे। इसमें तीसरा बड़ा फैक्टर ये है कि 40 दिनों के बाद सरकार ने श्रमिक ट्रेनें चलाई हैं। 40 दिनों तक मजदूर इंतजार तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास रोटी नहीं है खाने के लिए, तो क्या करेंगे वो, उनके पास ना काम है ना खाने के लिए कुछ है, तो इतने दिन तक मजदूर इंतजार नहीं कर सकते, और इसीलिए वो लोग पैदल निकल गए। तो ऐसे में अभी भी बहुत सारे बड़ी तादाद में मजदूर रास्तों में हैं, यानी कि उन्होंने इंतजार नहीं किया कि ट्रेन चलेगी, क्योंकि सरकार ने इससे पहले कोई ऐसा सरकार को ये करना चाहिए था कि 25 मार्च को जब लॉकडाउन लगाया गया उसी वक्त या उससे पहले ही सरकार इन मजदूरों के लिए अलग से व्यवस्था करती, या तो उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए, या जिस राज्य में फंसे हुए हैं वहां पर उनका काम या उनकी रोजी रोटी को देखने के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं की गई, जिसके चलते एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई, एक डर, एक भय की स्थिति पैदा हुई मजदूरों के अंदर भी, और लिहाजा वो लोग पैदल ही निकल गए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आपके पास आंकड़े उपलब्ध नहीं होंगे तब तक आप उनकी मदद कैसे कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है। और अब भारत में कोरोना के मामले क्या कहते हैं, प्लीज इस लाइव को शेयर जरूर करें, और कोरोना वायरस और मजदूरों के संकट से अगर आप लोगों के कोई भी सवाल होंगे तो उस सवाल को मैं लेने की पूरी कोशिश करूंगी इस लाइव में। भारत में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, और भारत में कोरोना के मामले 56,000 को पार कर गए हैं। आज सुबह तक देश में, आज सुबह 9 बजे तक 56,342 मामले हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में भारत में अब तक के सबसे ज्यादा 3,390 मामले दर्ज किए गए, जबकि 103 लोगों की मौत हो गई। देश में अब तक कुल
16,540 लोग इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं और देश में इस वक्त जो रिकवरी रेट है वो है 29.35%। देश में कोरोना वायरस के चलते 1886 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि 4 ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और सिर्फ इन 4 राज्यों के आंकड़ों को अगर हम मिला दें तो वो कुल आंकड़ों के 65% हैं। यानी कि देश के सिर्फ 4 राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और तमिलनाडु, इन 4 राज्यों से 65% मामले अब तक सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 18,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। महाराष्ट्र में 18,120 मामले हो चुके हैं अब तक कुल। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में 7,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। गुजरात में 7,012 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और मरने वालों की तादाद 425 पर पहुंच गई है। राजधानी दिल्ली में 5,980 मामले हो चुके हैं और अब तक 66 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो वहां भी 5,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। तमिलनाडु में 5,409 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 37 लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में आज दोपहर 2 बजे तक 64 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद राजस्थान में जो कुल संख्या है वो 3,491 हो गई है और अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 3,252 मामले सामने आ चुके हैं और 193 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के 68 जिलों में कोरोना का प्रसार हो चुका है। उत्तर प्रदेश के 68 जिलों में कोरोना वायरस फैल चुका है और उत्तर प्रदेश में 3,145 मामले सामने आ चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 1,887 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और बिहार में 556, बिहार के 33 जिलों में कोरोना वायरस फैल चुका है और 556 मामले आज दोपहर तक बिहार से सामने आए हैं। आपको बता दें कि 30 अप्रैल तक, यानी कि जो लॉकडाउन का दूसरा फेज था, 30 अप्रैल तक जो मामले बढ़ने की रफ्तार थी भारत में, कोरोना के मामले बढ़ने की रफ्तार वो 24.08% थी। लेकिन जब लॉकडाउन का थर्ड फेज चल रहा शुरू हुआ 3 मई से, उसके बाद 5 मई तक, ये 5 मई तक का डेटा है कि 5 मई तक देश में जो कोरोना के मामले बढ़े उनकी रफ्तार 34% हो गई। यानी कि सीधा 10% उनकी रफ्तार बढ़ गई कोरोना मामलों की। इसके बावजूद कि देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लगा हुआ है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हर 3 में से 1 मरीज ठीक हो रहा है। भारत में जो मृत्यु दर है वो 3.3% है। इसके साथ ही मंत्रालय ने बताया कि देश के 82 जिलों में पिछले 28 दिनों से एक भी नया मामला सामने नहीं आया है और साथ ही 29 जिलों में 21 दिनों से एक भी मामला सामने नहीं आया है। देश में आज सुबह तक 14,40,433 टेस्ट हो चुके हैं कोरोना के। और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले तक, क्योंकि हर राज्य में कोरोना की टेस्टिंग हो रही है और अब धीरे धीरे राज्य टेस्टिंग का नंबर बढ़ा रहे हैं, बड़ी तादाद में टेस्टिंग कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक राजस्थान नंबर 1 बना हुआ था टेस्टिंग के मामले में, लेकिन आज जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तमिलनाडु में इस वक्त सबसे ज्यादा टेस्टिंग की गई है। तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र में की गई है और फिर राजस्थान और बाकी राज्यों का नाम आता है। तो तमिलनाडु में 2 लाख से ज्यादा लोगों की अब तक टेस्टिंग हो चुकी है। तो ये एक बड़ी है कि कैसे देश में लगातार टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ रही है। तो 14,40,000 लोगों की टेस्टिंग अब तक भारत में हो चुकी है। पूरे दुनिया की अगर हम बात करें तो पूरे दुनिया में जो संक्रमण के मामले हैं वो 38 लाख को पार कर गए हैं और मरने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। अब तक 38,36,215 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और 2,68,999 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के चलते पूरी दुनिया में। अमेरिका में 75,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 12,56,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ब्रिटेन दूसरे नंबर पर है और ब्रिटेन में मौत के आंकड़ों में ब्रिटेन दूसरे नंबर पर है और ब्रिटेन में 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और संक्रमण के मामले हैं 2,07,000। इटली तीसरे नंबर पर है। इटली में अब तक 29,958 लोगों की मौत हो चुकी है और संक्रमण के मामले हैं 2,15,000। अब रूस की अगर हम बात करें
तो रूस में बहुत तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और रूस में पिछले 24 घंटों में 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जिसके बाद रूस में संक्रमितों की जो कुल संख्या है वो 1,30,000 को पार कर गई और रूस 5वां देश बन गया है संक्रमितों की संख्या में। सबसे ज्यादा जो प्रभावित 5 देश हैं उनमें 5वें नंबर पर अब रूस आ गया है। रूस में 9,000 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में कुल मरीजों की संख्या 25,000 को पार कर गई है और मरने वालों की तादाद 594 हो गई है। वहीं बांग्लादेश में 12,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इन सब के बीच आज WHO ने एक चिंताजनक बात कही। WHO ने कहा है कि अगर कोरोना वायरस के संक्रमण को सख्ती से रोका नहीं गया तो फिर अफ्रीका में 83,000 से 1,90,000 तक लोगों की जान जा सकती है कोरोना के चलते। और ब्राजील का मैं जिक्र करना भूल गई थी। ब्राजील में भी 1 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है और ब्राजील लैटिन अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। इसके साथ ही बहुत सारे देश अब धीरे धीरे लॉकडाउन को खोलने पर विचार कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ब्रिटेन अगले हफ्ते से लॉकडाउन में थोड़ी ढील देगा, तो अलग अलग देश लॉकडाउन को खोलने पर विचार कर रहे हैं। बांग्लादेश में आज से मस्जिदों को खोल दिया गया है, इसके बावजूद कि वहां पर संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। मैंने आपको बताया कि कैसे देश में मजदूरों का संकट लगातार बना हुआ है। लॉकडाउन को लगाए हुए 40 दिन हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी तादाद में मजदूर पैदल चलने को मजबूर हैं और इसके चलते उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ रही है। चाहे वो सड़क दुर्घटना में जान जा रही हो उनकी, या वो रेल दुर्घटना में उनकी मौत हो रही हो, या भूख से या प्यास यानी कि डिहाइड्रेशन से उनकी मौत हो रही हो। बड़ी तादाद में मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है और अब तक लॉकडाउन के पहले 2 चरणों में यानी सिर्फ 14 अप्रैल तक सड़क दुर्घटनाओं में 42 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो चुकी है। तो मजदूरों का संकट लगातार बना हुआ है। आज औरंगाबाद में जो ट्रेन हादसा हुआ उसकी जानकारी मैं आपको दे चुकी हूं। उसमें 16 मजदूरों की मौत हो गई है और 4 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। उसके बाद राहुल गांधी ने जो पीएम मोदी को सुझाव दिए उसकी जानकारी मैं आपको दे चुकी हूं। साथ ही आंध्र प्रदेश जो गैस लीक मामला था उसमें आज एनजीटी ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सीपीसीबी और जो फैक्ट्री मालिक है या कंपनी है एलजी पॉलीमर्स, उनको नोटिस जारी किया है, क्योंकि कल वहां पर एक बड़ा हादसा हुआ था। स्टाइरिन गैस लीक हो गई थी जिसके चलते 11 लोगों की मौत हो चुकी है, 800 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं और 25 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। साथ ही भारत में कोरोना के मामले 56,000 को पार कर गए हैं और पूरी दुनिया भर में 38 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। अगर आपको लगता हो कि आपको कोरोना वायरस, लॉकडाउन या मजदूरों से जुड़ी कोई बड़ी अपडेट मिली है, कोई बड़ी जानकारी मिली है, तो प्लीज इस लाइव को शेयर जरूर करें। अगर आप मुझसे कोई भी सवाल करना चाहें तो जरूर करें। इस लाइव के दौरान रोज शाम को 6 बजे मैं ये लाइव लेकर आती हूँ जिसमें पूरे दिन भर की 5 बड़ी खबरें मैं आपको बताती हूँ। अगर आप कोरोना वायरस, लॉकडाउन या इससे जुड़े किसी भी मुद्दे पर कोई सवाल करना चाहते हैं तो जरूर करें। कोई कमेंट करना चाहते हैं तो जरूर करें। मैं आपके हर कमेंट को, हर सवाल को इसमें लेने की कोशिश करूंगी और उनका जवाब देने की भी कोशिश करूंगी। और साथ ही इसको जितना हो सके शेयर भी करें। जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको 1 मिनट का वीडियो बनाकर एशाविल हिंदी को भेजना है। व्हाट्सएप नंबर पहले आप नोट कर लीजिए, 9003074655। ये एशाविल हिंदी का व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आपको 1 मिनट का वीडियो बनाकर भेजना है जिसमें आपको ये बताना है कि लॉकडाउन के दौरान आप अपना वक्त कैसे बिता रहे हैं, कैसे खुद को पॉजिटिव रख रहे हैं, क्या क्रिएटिव कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, तरह तरह के पकवान बना रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, क्या किस तरह से लॉकडाउन में आप अपना वक्त बिता रहे हैं, ये आप हमें बताएं। और इसके लिए आपको 1 मिनट का वीडियो शूट करके एशाविल हिंदी को भेजना है। मैं नंबर फिर से दोहरा रही हूं, 9003074655। ये एशाविल हिंदी का व्हाट्सएप नंबर है और इस लाइव को जितना हो सके शेयर जरूर करें। नमस्कार।